कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 126। तारा ने दिया किया और सुरभि को ड्रग्स। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह रेहान को पता चलता है कि किया मयंक की बहन है। ये जानकर जहां उसे खुशी होती है, वही इस बात का अफसोस होता है कि उसने किया के मम्मी पापा को नाराज कर दिया है। अब वो किया का रिश्ता कैसे मांगेगा। वहीं दूसरी तरफ किया और सुरभि पार्टी में गई थी। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है, जानते हैं अपनी इस एपिसोड में। अब आगे किया सुरभि अभी अपनी जगह पर ही बैठी थी और सायरा उन्हें अपनी बातों से परेशान कर रही थी। सायरा का तो पूरा मकसद सिर्फ किया को सबके सामने नीचा दिखाने का था। वही तारा दूर से ही किया पर नजर रखे हुई थी। वह देख सकती थी कि सीनियर सायरा किस तरह से किया को परेशान कर रही है, और उसी के साथ उसके दोस्त भी किया का मजाक बनाने में लगे हैं। किया अभी तक चुप बैठी थी, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो कहती है कि मुझे लगता है सायरा, हम बाकी के बाद को घर में सबके सामने कर लेंगे। उसकी यह बात सुनकर सायरा की तो सांस ही अटक जाती है। अगर घर में किसी को पता चला कि वो किस तरह से किया को बाहर जलील करने की कोशिश करती है, तो कोई भी उसे नहीं छोड़ेगा, और उसके बड़े मम्मी और पापा तो शायद ही उसे घर पर रहने दें, और इस बारे में उसकी मम्मी भी उसे नहीं बचा सकती है। सायरा एकदम खामोश हो जाती है। वही उसकी फ्रेंड सायरा को चुप होता देखकर किया को कहने लगते हैं कि तुम घर वालों की धमकी देकर इस तरह सायरा को नहीं डरा सकती हो। आखिर में तुम में और सायरा में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी बात को सुनकर सुरभि भी कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा किया, और सायरा में जमीन आसमान का अंतर है, और वह अंतर तुम जल्दी ही जान जाओगी। इसलिए अभी अपना बकवास बंद करो और हमारे सामने से हटकर कहीं और जो। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर सायरा की फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। वह सुरभि की तरह उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम जूनियर होते हुए हम सीनियर से इस तरह की बात कैसे कर सकती हो। उसकी बात को पूरी करते हुए सुरभि रहती है कि इस तरह से कर सकती हूँ, जिस तरह से आप लोग सीनियर होकर हम जूनियर की इंसल्ट करती हो, उसके इस तरह से बेपरवाह होकर जवाब देने से सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं उन सब को यह नहीं समझ आ रहा था कि सायरा अब क्यों चुप हो गई है। आखिर में सायरा और किया का क्या रिश्ता है। तभी सायरा उन सब को चुप कराकर अपने साथ दूसरी ओर ले जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड हंसी को सायरा का ये बिहेव कुछ अजीब लगता है। वो पूछ पड़ती है, सायरा आखिर में तुम उसे 2 टके की लड़की से क्यों डर रही हो? क्या वह तुम्हारे घर में शिकायत कर देगी, इस वजह से तुम्हें डर लग रहा है? पर तुम्हारे घर वाले उसकी क्यों सुनेंगे, और वह तुम्हारे घर कैसे पहुंचेगी? इसकी बातों को सुनकर सायरा सच में पड़ जाती है। वो लोगों से क्या बताएं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि दरअसल बात यह है कि मेरी बड़ी माँ और पापा ने इसे गोद लिया है। ये हमारे घर की गोद ली हुई बेटी है, इस वजह से वह मुझे घर में सभी से बताने की धमकी दे रही थी। वो अभी नई नई आई है और बहुत ही बुरी स्थिति में रहकर आई है, तो मेरे बड़ी माँ और बड़े पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे घर में और कोई उसे पसंद नहीं करता है, फिर भी अगर वह कुछ कहेगी तो मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे वह लोग
इसकी केयर करने के लिए कहेंगे सो मुझे नहीं होगा, इस वजह से अभी हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं और रहेगी तो इसी कॉलेज में। हम बाद में इससे निपट लेंगे। उसकी बात को सुनकर सभी सहेलियों मान जाती हैं। सायरा की बात भी सही थी, वो कभी भी इस कॉलेज में परेशान कर सकती हैं। सायरा रहती है कि फिलहाल हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए और हमें एंजॉय करना चाहिए। ये कहकर वो सभी काउंटर के पास जाकर अपनी ड्रिंक की गिलास उठाकर पीने लगते हैं। वही रजत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह तारा को छोड़कर वह किया के पास जाकर उसे डांस के लिए अप्रोच करें। दूसरी ओर प्रीत और आलोक अपने लिए डांस पार्टनर ढूंढ रहे थे। अभी तक उन्हें कोई नहीं मिला, तभी आलोक को एक लड़की मिल जाती है और वह उसके साथ डांस के लिए चला जाता है। अब रह जाता है प्रीत। वह फिर से सुरभि की ओर देखने लगता है। सुरभि का भी मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इस वजह से अब की बार जब प्रीत उसे फिर से पूछता है तो वह उसे ना नहीं रहती और उसके साथ जाकर डांस करने लगती है। ये देखकर प्रीत को बहुत अच्छा लगता है। वही किया शांति से अपनी जगह पर बैठी रहती है और अभय भी दूसरी तरफ चुपचाप बैठा था, पर वह बार बार किया को देख रहा था। किया बहुत ही ज्यादा शांत लग रही थी, उसके चेहरे पर किसी तरह की टेंशन नहीं थी। अभय को समझ नहीं आया था कि कितने लोगों के परेशान करने के बावजूद इस लड़की के चेहरे पर रत्ती भर का टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। अभय तो बस किया को ही देखे जा रहा था। तभी किया के पास एक वेटर आता है और वह किया को ड्रिंक ऑफर करने लगता है, पर किया उसे ड्रिंक करने से मना कर देती है, क्योंकि किया को अच्छे से पता था कि आज उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। किया ने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था, फिर भी वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद फिर से दूसरा वेटर जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर इस बार भी किया नहीं लेती है। ये देखकर तो तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह जाकर वेटर को कुछ इशारा करती है। उसका इशारा समझकर वह वेटर कुछ ड्रिंक की गिलास ले जाकर किया के सामने मेज पर रख देता है। सुरभि डांस करके थक चुकी थी और उसे प्यास लग रही थी। वह तुरंत प्रीत को मना करके किया के पास आ जाती है। उसके पीछे पीछे प्रीत भी आ जाता है। सुरभि किया के पास बैठते हुए वहां रखी ड्रिंक की एक गिलास उठाकर तुरंत ही पी लेती है। प्रीत भी पास ही बैठकर उसमें से एक ड्रिंक की गिलास उठाकर वह भी पी लेता है। इस समय उन दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि यह कैसा ड्रिंक था। उन्हें प्यास लगी थी, सो वह बिना सोचे समझे उसे ड्रिंक को पी चुके थे। तभी तारा देती है कि सुरभि और प्रीत ड्रिंक पिया, पर किया अभी भी उसे ड्रिंक को हाथ नहीं लगाई है। तो अब की बार तारा और रजत दोनों ही किया के पास जाते हैं और उससे बहुत ही प्यार से बातें करने लगते हैं। किया को समझ तो आ रहा था, पर वह कुछ नहीं रहती है। तभी तारा अपने हाथ में पड़ी ड्रिंक को किया को पकड़ते हुए कहती है, किया आज यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, क्योंकि हम सभी ने तुम लोगों को खुश करने के लिए ही यह पार्टी दी है, सो खुश तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है, पर किया उसे ड्रिंक करने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी तारा उसे बार बार ड्रिंक करने को कहती है। दूर बैठा अभय सब कुछ देख रहा था, उसे भी कुछ समझ आ रहा था। इस तरह तारा का उसके साथ अच्छा बिहेव करना और बार बार उसे ड्रिंक करने को कहना अभय को कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो किया को मना करना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह जानना चाहता था कि आखिर में लड़की कितनी बेवकूफ है, जो कितनी आसानी से किसी के चंगुल में फंस सकती है। इसी वजह से वह शांत रहा और बस उन लोगों को देखता ही रहा। वही किया जैसे ही तारा के हाथों से गिलास लेकर अपने होठों पर लगती है, तारा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट छा जाती है। किया भी इस बात को नोटिस करती है, पर वो उसके दिए ड्रिंक को पूरा पी लेती है।
अब तारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसका प्लान कम कर गया। वह तुरंत उसे करके वहां से चली जाती है। रजत भी तारा के पीछे पीछे चला जाता है। तारा और रजत एक कोने में जाकर तुरंत किसी को मैसेज करते हैं। अब तक सुरभि को ड्रिंक किए थोड़ी देर हो चुका था, इस वजह से उसे पर नशा चढ़ रहा था। क्योंकि उसे ड्रिंक में तारा ने ड्रग्स मिला दिया था। वह सुरभि को तो परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर सुरभि खुद ही परेशान होना चाहती है तो इसमें उसे कोई एतराज नहीं था। वह सुरभि को भी एक अच्छा सबक सिखाएगी, यही सोचकर इस समय उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। वहीं प्रीत पर भी नशा चढ़ रहा था। वह नशे में बार बार सुरभि को देखकर मुस्कुराई जा रहा था और सुरभि को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। सुरभि गुस्से में लाल होते हुए प्रीत से कहती है, अगर एक बार भी तुमने और मेरी तरफ इस तरह से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। प्रीत को तो जैसे सुरभि की कोई बात ही नहीं समझ आ रही थी। वह तो बस सुरभि को प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। वहीं सुरभि प्रीत को कुछ ना कुछ सुनाई जा रही थी। अब सुरभि को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। किया भी समझ चुकी थी कि सुरभि की हालत जल्दी ही बिगड़ने वाली है, इस वजह से वह सुरभि को लेकर तुरंत वहां से उठ जाती है। वह प्रीत से एक्सक्यूज करती है और उसे रेस्टरूम की तरफ लेकर बढ़ जाती है। वह रूम के अंदर जाकर सुरभि को मुंह धोने के लिए कहती है। इस समय सुरभि को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगी थी और नशा भी बहुत ज्यादा हावी होने लगा था। उसने तुरंत सुरभि को एक एंटीडोट जो कि वह अपने साथ लेकर आई थी दे देती है। किया ने पहले ही सुरभि को अलर्ट कर दिया था, इस वजह से सुरभि थोड़ा थोड़ा समझ रही थी, पर उसे पर नशा बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। किया ने पहले ही एंटीडोट ले रखा था, इस वजह से उसे पर ड्रग्स का कोई असर नहीं हो रहा था। किया तुरंत अपने लेडीज गार्ड को फोन लगाती है और वहां से सुरभि को सेफली ले जाने के लिए कहती है। 1 मिनट के अंदर ही वहां गार्ड आ जाते हैं। वो वहां से सुरभि को अपने साथ लेकर किया के बुक किए रूम में चले जाते हैं, जहां पर उन लोगों को सुरभि का पूरा ध्यान रखना था। सुरभि के जाते ही किया तुरंत एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वह लड़खड़ाते कदम से हाल की ओर बढ़ने लगती है। कब से तारा और रजत उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि किया बहुत तेजी के साथ सुरभि को लेकर वहां से गायब हुई थी। उसे वक्त रजत और तारा अपने लोगों को अपना काम समझने में बिजी थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पर जैसे ही उनका ध्यान उनकी मैच की तरफ हो गया और उन्हें वहां न देखकर वह लोग परेशान हो गए। तब से ही वह लोग उसे ढूंढ रहे थे। अब जाकर जब वो उन्हें मिली तो उनकी जान में जान आई। रजत किया के पास जाना चाहता था, पर तारा रजत का इंटेंशन समझती थी, इस वजह से वह किया के पास रजत को नहीं जाने देती है और तुरंत अपने आदमियों को किया को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर देता है। 4 से 5 लोग आकर किया को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। किया पूरी नौटंकी करते हुए चिल्लाई जा रही थी, वहीं छुपाकर कुछ दूरी पर अभय ये सब देख रहा था। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वह किया को इस तरह उन लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता है। आखिर में वह एक मासूम सी लड़की है, यही सोचकर अभय ने तुरंत अपने गार्ड को फोन लगाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। वह छुपकर किया का पीछा करने लगा। वह गार्ड किया को लेकर लिफ्ट में चले जाते हैं और सीधे 5वें फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं। लिफ्ट जब 5वें फ्लोर पर रुकती है तो वह किया को खींचते हुए एक रूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। ये रूम तारा ने पहले ही बुक कर रखा था। अभय को इस वक्त नहीं पता था कि उन लोगों ने किया को किस फ्लोर पर रखा है। उसने तुरंत अपने गार्ड को मैसेज किया किया को ढूंढने के लिए, कि वह जानता था कि, पर उसने थोड़ी सी भी देर की तो किया के साथ कुछ भी हो सकता है।
वो ये सोचकर ही डर रहा था कि कहीं उसके पहुंचने से पहले किया के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वह देख रहा था किया पूरी तरह से नशे में थी। उधर वह लोग रूम में ले जाकर किया को बेड पर पटक देते हैं। वहां इस वक्त 5 आदमी थे जो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो एक तरह से किसी गैंग से जुड़े हुए थे। ये गैंग काफी बड़ी तो नहीं थी, पर यह गैंग पैसे लेकर लोगों का काम करती थी। तारा को जब भी कोई काम होता था तो वह इसी गैंग से अपना काम करवाती थी। वह 5 लोग किया को ललचाया नजरों से देख रहे थे। आज तो उनकी किस्मत ही खुल गई थी। तभी उनमें से पहले वाला बोलता है कि यार क्या माल मिला है, आज एकदम खिलती कली है और इसे देखकर तो लगता है जैसे आज तक इसे किसी ने छुआ भी नहीं होगा। दूसरा वाला भी उसकी बातों में हम ही भरते हुए बोलता है कि सच में यार कच्ची कली है, इसे मसलने में तो बड़ा मजा आएगा। तीसरा बोलना है कि मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, कब मैं इसके ऊपर इसके हुस्न को एंजॉय करूंगा। तभी दूसरा बोलता है कि यार आज तो मैडम ने हमें डबल प्रॉफिट दे दिया, पैसे दिए सो अलग और जो चोखा माल भी दे दिया है, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्या कहते हुए वह सब अपने शर्ट का बटन खोलने लगते हैं। किया बेड पर लेटे हुए उन सब की हरकत को आराम से देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि तारा जैसी नीच और गिरी हुई लड़की उसके साथ इसी तरह की हरकत करेगी। आखिर में उसने पूरी उसकी एक जिंदगी उसे इसी के खिलौने दलदल में धकेल कर छीन ली थी। वो कैसे अपने पिछले जन्म को भूल सकती थी। किस तरह तारा ने उसे मौत से भी खौफनाक सजा दी थी। हर रोज वह मौत की भीख मांगती थी, पर तारा को उसे पर दया नहीं आती थी। पर वो इस जन्म में फिर से अपने साथ वही तो नहीं होने देगी। अगर भगवान ने उसे दूसरा मौका ना दिया होता तो क्या वह तारा को उसके किए की सजा दे पाती। लेकिन भगवान ने भी तो उसे इसीलिए दूसरा मौका दिया है, फिर वह तारा को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अभी तक तो वह शांत थी, इंतजार कर रही थी कब तारा शुरुआत करें और वो कब उसे अंजाम तक पहुंचाएगी। आज तारा ने शुरुआत कर दी थी, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी उसकी थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, किया तारा को कैसी सजा देगी और इन 5 के साथ क्या करेगी, जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 127, किया ने सिखाया गैंगस्टर को सबक। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह तारा किया और सुरभि को धोखे से ड्रग्स दे देती है और किया को अपने सेट किए आदमियों के हवाले कर देती है। अब आगे उन लोगों ने किया को बेड पर मुंह के बल धकेल था, इस वजह से किया मुख उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। किया आराम से बेड पर पलटती है। वो अभी भी बेड पर सीधी ही लेटी हुई थी। वह थोड़ा उठकर बैठकर सिरहाने टेक लगाकर बैठ जाती है और अपने एक पर को दूसरे पर के ऊपर चढ़ा लेती है और बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए उन 5 को देखने लगती है। उसे इस तरह करता हुआ देखकर लोगों को लगता है कि शायद ड्रग्स का असर इस लड़की पर पूरी तरह से हो चुका है, जो वह इतनी कूल लग रही है। वो सब देखकर किया की तरफ शैतानी हंसी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह लड़की, तुझे नहीं पता है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। हम तेरे जिस्म को उन लोगों का बस इतना ही कहना था कि बीच में ही किया की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए वह सब अपनी हड्डी में ठंडक महसूस करते हैं। किया बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर क्या तुम लोगों को पता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बोलने का लगा इतना भयानक था कि वह सब डर के कांप जाते हैं। वह अपने सामने अभी तक एक मासूम सी लड़की को देख रहे थे,
पर अचानक ये क्या, यह उनके सामने बिल्कुल किसी मौत की देवी के समान लग रही थी। इस समय किया की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थी, उसकी हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी, उसके हाथों के जस उभर कर सामने दिख रहे थे, वो बिल्कुल किसी बड़ी बिल्डर की तरह लग रही थी। यह सब देखकर तो उनके हाथ पर ही कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि यह लड़की, तू हमें डराने की कोशिश मत कर, हमें अच्छे से पता है कि इस समय तुझ पर ड्रग्स का असर पूरी तरह से हो चुका है, और तू क्या सोचती है हम इतने लोग तो जैसे बेजान सी लड़की से डर जाएंगे। ये कहते हुए वह किया के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही अपना हाथ उसके गालों को पकड़ने के लिए बढ़ता है, पूरे कमरे में एक दर्द भरी जोरदार चीख गूंज जाती है। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि बाकी के चारों खड़े लोग डर से कटने लगते हैं, और वह पहले वाला आदमी जमीन पर गिरकर बिल्कुल किसी मछली की तरह तड़प रहा था, जिसे पानी से निकलकर बाहर फेंक दिया गया हो। एक पल के लिए तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर में यहाँ हुआ क्या, पर सामने उसे आदमी के हालात देखकर वह सब अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। एक छोटी सी नाजुक सी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? किया ने उसे आदमी का एक ऐसा नस दबाया था कि वो इसी तरह तड़पते हुए मर जाएगा, पर उसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। वह आदमी अभी भी जोर जोर से सीख रहा था, उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था मानो उसके शरीर की सारी हड्डी टूट रही हो। तभी किया अपनी जगह से उठती है, वो उन लोगों की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगती है। वो लोग धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। अब वो इस लड़की से लड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्हें खुद पर भरोसा था कि वह चार है, और ये लड़की अकेले अगर वह एक साथ इस पर वार करेंगे तो वह जरूर इस लड़की को पकड़ पाएंगे और एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वह चारों अपनी आंखों से इशारा करके एक साथ किया पर टूट पड़ते हैं, पर किया उन्हें अपने एक ही हाथ से इस तरह से मारती है कि करके चारों के मुंह से खून निकलने लगता है और वह जमीन पर मुंह के बल जाकर गिरते हैं। किया एक ट्रेड फाइटर थी, यह मामूली से लोग उसके सामने चींटियों के बराबर थे। वो उन्हें आसानी से एक ही बार में मौत के घाट उतार सकती थी, पर अगर उसने ऐसा किया तो वह तारा को कैसे सबक सिखाएगी? वह जाकर एक आदमी के मुंह पर अपना पैर रख देती है। इस समय उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके दो दांत भी टूट चुके थे। किया का वार इतना जोरदार था कि उनके अंदर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं थी, और अगर वह जबरदस्ती उठकर या से लड़ेंगे तो फिर से उनका यही हाल होगा। ये सोचकर वह दोबारा किया से लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। किया अपने पैर पर दबाव डालते हुए उससे कहती है, नीचे दबने में कितना मजा आता है ना। वह आदमी इस समय किया के इतने फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पतली दुबली लड़की का वजन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, पर उसे इस वक्त अपनी जान बचाने थी। वो किया के आगे हाथ जोड़ लेता है और उसे छोड़ने की विनती करने लगता है, लेकिन किया उन्हें छोड़ने के मूड में अभी नहीं थी। वो उसे उठाकर फिर से एक जोरदार पंच मारती है। इस बार तो मानो उसे लग रहा था कि उसके शरीर की हड्डी ही टूट गई हो। वह दर्द से चीखने लगता है। किया उन सब को देखते हुए बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोलती है, आज तुम सभी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने किससे पंगा लिया है। अगर तुम जान गए कि मैं कौन हूँ तो शायद अपनी जान अपने हाथों से ले लोगे। किया की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर उन सबको आज खुद पर अफसोस होने लगा था। वह क्यों नहीं अच्छे से जांच पड़ताल कर इस काम को लिया था। वह तो उसे एक साधारण सी कॉलेज स्टूडेंट समझकर यह काम करने आए थे, पर अब उन्हें अच्छे से पता चल चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है, जिसके एक पांच में इतनी ताकत है कि वो एक साथ चार लोगों को गिर सकती है। वो कोई मामूली लड़की नहीं है।
आखिर में उन लोगों ने भी ट्रेनिंग ले रखी थी और वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझते थे, पर आज उनकी हालत एक भीगी बिल्ली से भी खराब थी। इस वक्त अपने सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रहा था। उसे पर किया कि वो डरावनी आवाज उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा था। वहीं पहले वाला आदमी जो अब दर्द से पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह सरकते हुए किया के पैरों के पास आकर उससे रो रो कर माफी मांगने लगता है। वह बार बार यही कह रहा था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपने बॉस के दिए ऑर्डर को फॉलो करते हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दे, हमारी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। किया उसे देखते हुए कहती है कि जब पर्सनल दुश्मनी नहीं थी तो तुम एक लड़की के साथ इतना गलत करने की कैसे सोच सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम 5 लोग किसी एक मासूम सी लड़की के साथ रेप करते तो उसे लड़की की जान ही चली जाती, तो आज इसके बदले में तुम्हारी जान जाना तो जायज है। आखिर में तुम लोग बिना वजह ही भोली भाली और मासूम लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हो। क्या उनके साथ तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है? क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा होता है? वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है, पर चांद रूपों के लिए तुम इतना घटिया काम करते हो। ये पैसे तुम ईमानदारी से भी तो कमा सकते हो, कमाने के और भी तरीके हैं, उसे तरीके से भी कमा सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो मासूम लोगों पर जुल्म करने का शौक चढ़ा है। तो आज तुम्हारे उस शौक को मैं पूरा कर दूं। किया की बातों को सुनकर वह जान चुके थे कि आज बचाने वाले नहीं है, आज उनकी मौत निश्चित है। वो बार बार मन ही मां तारा को खुश रहे थे। अभी अगर तारा उनके सामने आ जाती तो वह तारा को तुरंत जान से मार डालते। आखिर में उसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि वह लड़की एक मामूली सी लड़की है? उन्हें पता होता तो वो कभी भी अपना मुंह इस लड़की के सामने ना लाते। आज गैंग के वह सारे लोग खुद पर रो रहे थे। वो किया से सिर्फ एक मौका चाहते थे। तभी उसमें से एक रोते हुए कहता है, बहन तुम हमें माफ कर दो, तुम हमारी जान ना को बदले में तुम हमें जो कहोगी हम वह करेंगे। हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे और हम अपनी माँ बहन की कसम खाते हैं हम कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और किसी बेबस और मजबूर को परेशान भी नहीं करेंगे। आज हमें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया है। प्लीज एक बार हमारी गलती समझकर हमें माफ कर दो। किया उसकी बातों पर हंसते हुए कहती है कि और अगर आज तुम्हारे साथ यह ना होता तो मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रही होती, तो क्या तुम मुझे जाने देते? अब तो उन लोगों के मुंह ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि किया बिल्कुल सच कह रही थी। वह लोग आज किया को बिल्कुल भी जाने नहीं देते। आज वह बहुत पछता रहे थे। तभी किया रहती है कि अगर तुम्हारी बहनों को इसी तरह 5-5 के आगे फेंक दिया जाए तो क्या करोगे? ये सुनकर तो उनकी सांस ही हलक में अटक गई। वह तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन वह किया की पावर देखकर यह जान चुके थे कि किया ऐसा कर सकती है। किया उनसे कहती है कि मेरे एक फोन पर तुम सबके घर से तुम्हारे माँ बहनों को उठा लिया जाएगा और उसे इसी तरह किसी गंदी नाली में फेंक दिया जाएगा, जहां उन्हें जिंदगी भर इसी सब का सामना करना पड़ेगा। कितना अच्छा लगेगा ना तुम लोगों को हर रोज अपनी बहनों को बाजार में बिकते हुए देखने में? अब उनकी आंखों में सच में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने कभी खुद पर तो ये सोचकर देखा ही नहीं था। वह रोते हुए कहते हैं कि बहन तुम हमें जान से मार डालो, सच में हम बहुत नीच इंसान हैं। हम किस मुंह से अपनी माँ बहन के सामने जाएंगे? आज हमें खुद में शर्म आ रही है। हमें अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। तुम हमें अभी इसी वक्त मार डालो। इतना कहकर वह सभी रोने लगते हैं। या को समझ आ गया था कि अब ये सब बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। तभी किया उसे कहती है कि तुम्हें अभी करने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उन सभी के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। वह एक टक किया को देखने लगते हैं। किया उसे रहती है कि क्या तुम उसे शख्स को सजा नहीं देना चाहोगे जो तुमसे ऐसा काम करवाना चाहती है। अब तुम्हें वही करना होगा जो उसने मेरे साथ करने को कहा था। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी ना इंसाफी हो, इसलिए उसने जितना मेरे साथ करने को कहा था बस उतना ही तुम लोग उसके साथ करना। ना थोड़ा सा काम हो और ना थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि इंसाफ तो इंसाफ होता है। उसकी बातों को सुनकर अब वह सब समझ गए थे कि उन्हें क्या करना था। अब जब उन्हें किया एक मौका दे रही है तो वह इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आखिर में न जाने कितनी लड़कियों को तारा ने उनके पास भेजा था और कितनों की जिंदगियां उन लोगों ने बर्बाद की थी। आज जब अपनी बहन की बात आई तो उसे दर्द का एहसास उन्हें हुआ। अब जब उन्हें एहसास हो गया है तो थोड़ा सा एहसास तो उसे घटिया लड़की को भी होना चाहिए। यही सोचकर वह सभी तुरंत किया को हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि आप फ्रीक न करिए, आपने जो कहा है वो हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उसके साथ भी इंसाफ हो। ना ही थोड़ा काम होगा और ना ही थोड़ा ज्यादा होगा। इस वक्त उन लोगों की आंखों में तारा को सबक सिखाने की नफरत साफ झलक रही थी। तभी वह तड़पता हुआ आदमी किया के सामने अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है, प्लीज बहन मुझे ठीक कर दो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। किया उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी मेरे पास इतने लोग हैं कि मुझे अब और लोगों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह तुरंत ही उसके हाथ पकड़कर एक नस को दबा देता है, जिससे उसे आदमी के पूरे शरीर का दर्द एक ही पल में खत्म हो जाता है। अब जाकर उसकी जान में जान आई है, पर वह इतना तो समझ चुका था कि सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है जिसे शरीर के इतने वीक पॉइंट की नॉलेज है, तो वह जरूर कुछ तो स्पेशल होगी। और उसे किया का यूं माफ कर देना और बुरे इंसान के साथ भी इंसाफ करना बहुत भा जाता है। वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी जरूरत पड़ने पर इस लड़की की मदद जरूर करेगा। किया वहां से तुरंत उन लोगों को ऑर्डर देकर निकल जाती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या किया ने इन लोगों को माफ करके ठीक किया है या फिर उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था? आखिर में उन लोगों ने कितने बड़े गुनाह किए हैं यार, आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि तारा को सजा देने के बाद इन लोगों को छोड़ देना चाहिए या फिर उनके साथ भी वही करना चाहिए जो तारा के साथ हुआ है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, इसलिए जल्दी से कमेंट करके अपनी राय दीजिए। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 128, तारा को एक अच्छा सबक। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह किया उनके लोगों को सबक सिखाती है और वह तारा के साथ भी वही करने को कहती है जो कुछ तारा ने उसके साथ करने को कहा था। अब आगे किया उन लोगों को ऑर्डर देकर उसे रूम से बाहर निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ अभय भी अपनी सिक्योरिटी के साथ किया को हर जगह ढूंढ रहा था और अब जाकर उसे पता चला था कि किया की रूम में है। वो काफी तेजी से किसी और आ रहा था। अभी वह कुछ दूरी पर ही था कि वह देखता है कि किया बिल्कुल सही सलामत उसे रूम से बाहर निकल रही है और उसके शरीर पर खरोच का एक निशान भी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और ना ही नशे में लग रही है। अभय को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह एक साइड में ही छुपकर खड़ा हो जाता है। क्या उसने कुछ देर पहले किया को नशे में नहीं देखा था और कुछ लोगों को किया को ले जाते हुए नहीं देखा था? तो फिर ये कैसे हो सकता है? अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नजर उसे रूम से निकलते हुए उन 5 लोगों पर पड़ती है जो लड़खड़ाते कम से बाहर निकल रहे थे और उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। वो सब बाहर निकाल कर उसे और देख रहे थे। जीस और किया जा रही थी।
जैसे ही किया वहां से चली गई, उन लोगों ने एक लंबी सांस ली और कहा, आज उनकी मेहरबानी से हम जिंदा हैं, वरना हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि आज हमारी मौत पक्की है। उसकी बातों पर सभी ने बेबसी से अपना सर हाँ में हिला दिया। अभय तो ये सब देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया था। क्या किया ने इन लोगों की पिटाई की? पर अगर किया ने इन लोगों की पिटाई की होती तो उसे भी तो चोट आई होती, पर किया तो बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही थी। तो फिर क्या हो सकता है? अभय को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो पूरी तरह से अपनी सोच में डूब गया था। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि एक दुबली पतली लड़की कैसे इतनी हटे कट्टे 5 लोगों को पीट सकती है। वह तो कब से किया को बचाने के लिए परेशान था और उसे ढूंढ रहा था। इस समय अभय के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जो शायद जल्दी कभी नहीं आती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि किया उन आम लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो खुद को सेफ ना रख सके। पर किया की हकीकत क्या है, वो कौन है और कहां से आई है? इस समय अभय के दिल में ये जानने की जोर लगी हुई थी। अब वो किया के बारे में सब कुछ जान कर रहेगा। अभी तक उसे किया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे जैसे वह किया को जान रहा था, उसका इंटरेस्ट किया पर बढ़ने लगा था। तभी उन गैंग के लोगों ने तारा को मैसेज किया और कुछ मैसेज में ऐसा लिखा कि तारा रजत से छुपाकर चुपचाप उसे फ्लो पर आ जाती है। जैसे ही तारा उन लोगों को देखने के लिए रूम के अंदर आती है, उसमें से एक शख्स तेजी से रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। ये देखकर तारा उसे घूर कर देखने लगती है। तभी दूसरा आगे बढ़कर तारा के हाथ को पकड़कर घसीटकर बेड पर धक्का दे देता है। ये देखकर तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, What the hell, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मौत मेरे हाथों से लिखवानी है? और वह लड़की कहाँ गई? क्या तुमने उसके साथ वो सब किया जो मैंने कहा था, और उसकी वीडियो बनाई कि नहीं? और अगर उसकी वीडियो बनाई है तो मुझे दो, मैं तुम्हें इसकी और कीमत दे दूंगी। सब सुनकर वह 5 लोग तारा को इस तरह से देख रहे थे मानो दुनिया में इससे ज्यादा गंदी कोई चीज ही ना हो। अब तो उन लोगों को इस छूने पर भी घिन आ रही थी। एक लड़की होकर यह कैसे किसी लड़की के साथ इतना घटिया सोच सकती है? इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अभी तो वह इसे सिर्फ उसकी क्लास की लड़की ही समझ रहे थे। जब उन्हें पता चलेगा कि यह खुद की उसकी बहन है तो वह इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तभी उसमें से एक आदमी आगे बढ़कर तारा के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तू जैसे नीच और गिरी हुई लड़की के कहने पर हम लोगों ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, पर आज तुझे भी तो पता चले कि तो लोगों के साथ क्या करती है और उसका दर्द और तकलीफ क्या होता है। जब तक तुझे खुद एहसास नहीं होगा, तुझे दूसरों की दर्द और तकलीफ समझ में नहीं आएगी। वैसे भी तुम जैसी नीच और घटिया लड़की से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तारा से बर्दाश्त नहीं होता कि वो लोग उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तारा चिल्लाते हुए उन्हें गालियां देते हुए कहती है, तुम 2 टके के किराए के गुंडे, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? मैं एक ही पल में तुम लोगों की जान ले लूंगी, और यहाँ तक कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है ना। अब देखो मैं तुम्हारे घर वालों के साथ क्या करती हूँ। इतना सुना ही था कि उन 5 का खून खौल उठता है। एक तो यह इतनी घटिया लड़की जो उनसे गलत काम करवाती है, और ऊपर से अब उनके घर वालों की धमकी दे रही है। ये सुनकर ही वह 4-5 लोग तारा के गालों पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगते हैं, जिसकी वजह से तारा का पूरा गाल सूज जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस वक्त तारा की हालत बहुत खराब हो गई थी।
पर वह इस घटिया लड़की को आज एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वह पांचों एक एक कर तारा के साथ वही सब करने लगते हैं जो तारा ने किया के साथ करने को कहा था। पूरे कमरे में इस समय तारा की दर्द और चीख ही सुनाई दे रही थी और उसे पर भी। वह लोग तारा की वीडियो बना रहे थे क्योंकि तारा किया की वीडियो बनाकर उसे पब्लिश करके सबके सामने जलील करना चाहती थी, जिससे किया खुद ही आत्महत्या कर ले। पर इन लोगों ने तारा की वीडियो इस वजह से बना ली थी कि आगे चलकर तारा किसी तरह की परेशानी न पैदा करें। आखिर में वह भी पहुंचे हुए शातिर खिलाड़ी थे। इस तरह के ट्रिक तो वह सबके साथ करते थे, तो वह तारा को कैसे छोड़ सकते थे। वही एक एक करके पांचों ने तारा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। तारा दर्द और तकलीफ से कर रही थी। वैसे ऐसा नहीं था कि तारा कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई थी, पर इस समय वह पांचों उसके साथ पूरी बेरहमी के साथ पेश आ रहे थे, जैसे तारा दूसरों के साथ करने को कहती थी। आज वह भी तो ये स्वाद चख ले। आज तारा को वह सब दर्द और तकलीफ समझ आ रहा था जो वह दूसरों को देते आ रही थी। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और पूरे शरीर पर जख्म के निशान बने हुए थे। उसके शरीर में जान नहीं थी। वह दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उन लोगों ने तारा को इस तरह छोड़कर वहां से जाना ठीक समझा और वह तुरंत वहां से निकल गए। उन्होंने तारा की वीडियो बना ली थी जो उसे बस में करने के लिए काफी था। अब आगे तारा उनके साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेलेगी, क्योंकि वह तारा को अच्छे से जानते थे। तारा ने उन लोगों से बहुत सारे ऐसे गुनाह करवाए थे जिसे करने का मन उनका भी नहीं था, पर उन्हें वह सब करना पड़ा था। आज उनका मन बहुत ज्यादा हल्का हो गया था। वह सब तारा को सबक सिखाकर खुश थे। शायद उन्होंने जितने लोगों के साथ गलत किया उसकी माफी उन्हें कभी नहीं मिलने वाली है, पर तारा को सबक सिखाकर वह खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किया सुरभि के रूम में पहुंचती है। सुरभि इस समय बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसका नशा भी उतर चुका था। वह तुरंत किया को गले लगाकर उसे थैंक्स रहती है और कहती है कि अगर तुम आज ना होती तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता। किया उसे रिलैक्स करती है। तभी सुरभि को याद आता है कि किया को भी तो ये ड्रग्स दिया गया था, तो उसके साथ क्या हुआ। वह किया से सब कुछ बताने के लिए कहती है। किया भी उससे कुछ नहीं छुपती और सब सच सच बता देती है। अभी तक जो उसके साथ हुआ ये सुनकर सुरभि का खून खौलने लगता है। आखिर में तारा इतनी घटिया लड़की है, वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह किस हद तक नीचे गिर जाएगी। उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, फिर भी वह जबरदस्ती उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुरभि जानती है कि तारा को उसके ये की सजा मिल गई है। ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह हंसते हुए कहती है कि उसे जैसी घटिया लड़की के साथ यही होना चाहिए। आखिर में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। किया भी सुरभि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो दोनों वहां से निकलकर अपने घर को चल देती हैं। किया को अभी अपने दादाजी से भी मिलने जाना था और यह मौका अच्छा था क्योंकि तारा अभी घर पर नहीं होगी और किसी तरह का बवाल भी नहीं होगा। उसे दादाजी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि जब वह अगली बार दादाजी से मिलने आई थी तो दादाजी काफी बीमार थे। किया को अच्छे से याद था कि दादाजी को इस वक्त उन दवाइयां की बहुत जरूरत है जो इतनी आसानी से किया को मिलने वाला नहीं है, पर वह अपने दादाजी के लिए कुछ भी करके उन दवाइयां को जरूर लाएगी। आखिर में उसके दादा उसकी जिंदगी है, वही तो एक ऐसे थे जिसके लिए वह आज तक जिंदा थी। तो अब आगे क्या होगा, तारा जब उठेगी तो उसके साथ क्या होगा, क्या अपने दादाजी से मिल पाएगी कि नहीं, और वह दादाजी की दवाइयां लेने कहाँ जाएगी। तारा को जब पता चलेगा कि
उसके साथ यह सब किया ने करवाया है तो तारा का क्या रिएक्शन होगा? तारा सुधर जाएगी या फिर से किया से बदला लेने की भावना उसके अंदर और अधिक आ जाएगी? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एपिसोड 129, दादाजी की सीरियस कंडीशन। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया तारा को सबक सिखाती है और सुरभि के पूछने पर वो सुरभि को भी सब कुछ सच सच बता देती है। अब आगे किया और सुरभि वहां से निकल जाती हैं। किया सुरभि को सही से उसके घर भेज देती हैं। उसके बाद वह खुद अपने दादाजी से मिलने के लिए कपूर मैंशन के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वह कपूर मैंशन पहुंच जाती है। वह गाड़ी से उतरकर पहले पूरे घर को एक नज़र देखी है। वह कैसे भूल सकती थी? एक वक्त ऐसा था जब ये घर उसका था, फिर इसी घर के लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। इन लोगों ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि किया पूरे घर को देखकर एक लंबी सांस छोड़ती है। अब उसे इस घर से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस यहाँ अपने दादाजी से मिलने आई थी। वह जैसे ही दरवाजे पर जाती है तो देखी है घर में बहुत शांति थी। दरवाजा इस वक्त खुला था तो किया सीधा अंदर चली जाती है। शायद कोई सर्वेंट दरवाजा खोलकर अभी अभी घर से बाहर गया था, इस वजह से किया को अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अंदर आती है तो देखी है कि घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ सर्वेंट किचन की ओर कम कर रहे थे, उनमें से एक की नजर किया पर पड़ती है तो वह किया के पास आकर बड़े ही एरोगेंट वे में पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपको किसी से मिलना है? उसकी बातों को सुनकर किया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो पूछता है कि घर में कोई नहीं है क्या? वह सर्वेंट बताता है कि उसके मालिक यानी विकास कपूर किसी बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं और उनकी मालकिन यानी सिया कपूर वह अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई हुई है और तारा बेबी वह भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई हैं। किया उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि दादाजी कहाँ है। सर्वेंट उसकी बात को सुनकर किया की तरह देखने लगता है। उसे ये तो पता था कि यह लड़की यहाँ आई थी और दादाजी इससे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। सर्वेंट नया था इसलिए उसे किया के बारे में कुछ नहीं पता था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे दादाजी के बारे में बताना चाहिए कि नहीं। तभी वहां पर एक दूसरी सर्वेंट आती है जो बहुत पुरानी थी। वो किया को देखकर पहचान जाती हैं। हालांकि उनका व्यवहार किया के साथ पहले अच्छा नहीं था, लेकिन वह इतनी बुरी भी नहीं थी कि वह किया के साथ कभी बुरा व्यवहार करती हो। वह किया को देखते ही पूछ पड़ती है, किया बेबी आप यहाँ, आपको किसी से मिलना है क्या? तभी किया रहती है कि हाँ मुझे दादाजी से मिलना है। किया की बातों को सुनकर वह सर्वेंट किया को बता देती है कि दादाजी अपने रूम में होंगे, वह सुबह से ही रूम से बाहर नहीं आए हैं। तभी दूसरा सर्वेंट पहले वाले सर्वेंट की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को इस तरह किसी भी अजनबी को घर में घुसने देना चाहिए या नहीं। तभी किया वहां से दादरी के रूम की तरफ बढ़ जाती है और वह बुजुर्ग सर्वेंट जो कि यहाँ की हेड थी उसे सर्वेंट को समझाते हुए कहती है कि यह भी इसी घर की लड़की है, पर जब से तारा बेबी आई है उन्हें गांव भेज दिया गया था, इस वजह से तुम इन्हें नहीं जानते हो। अब जाकर उसे सर्वेंट को किया के बारे में पता चलता है और वह दोनों इसी तरह बातें करते वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किया जब रूम के पास पहुंचती है तो वह देखी है कि दरवाजा बंद है। वह कुछ देर दरवाजे को खटखटाती है, पर जब कोई अंदर से आवाज नहीं आता तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है। वह अब तेजी से दरवाजा को धक्का देने लगी थी।
लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। किया को अब डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो अपने दादाजी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। किया थोड़ी दूर हटकर एक जोरदार की दरवाजे पर मरती है। इसी के साथ दरवाजे की कुंडी टूटकर दूर गिरता है और दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल जाता है। जैसे ही किया की नजर अंदर जाती है, उसकी तो सांसें ही थम जाती है। वह एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर का नजारा ऐसा था कि सामने टूटी हुई गिलास पड़ी थी और दादाजी फर्श पर मुंह केवल गिरे थे और शीशे के टुकड़े उनके शरीर में चुभने की वजह से वहां पर काफी ब्लड भी बह चुका था। किया को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह यही सोचकर डर गई थी कि अगर उसे आने में देर होती तो आज दादाजी के साथ क्या हो जाता। वह तुरंत अपने होश में आती है और भागकर अंदर जाती है और तेजी से जाकर दादाजी को चेक करने लगती है। इस समय दादाजी की सांसें बहुत हल्की हल्की चल रही थी। हाँ, अभी वह जीवित थे। ये देखकर किया के जान में जान आई है। वह तुरंत दादाजी का कर अपनी गोद पर रख लेती है और उनके गालों में थपकी देकर उन्हें उठाने लगती है। पर दादाजी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे थे। इस समय किया का मन जोर जोर से रोने का कर रहा था, पर वह इतनी कमजोर नहीं थी। उसने बहुत से ऐसे पलों का सामना किया था जहां उसके अपनों ने ही उसकी गोद में अपने दम तोड़ दिए थे। इस वजह से शायद उसके अंदर सब्र करने की क्षमता इतनी ज्यादा आ गई थी कि वो बिना एक पल घबरा ही अपने कुछ गार्ड को अंदर बुलाती है। उसका ऑर्डर सुनकर 2 से 3 गार्ड तुरंत अंदर आ जाते हैं। उन गार्डों को देखकर एक पल के लिए वहां के सर्वेंट सभी डर जाते हैं। आखिर में ये कौन लोग उसके घर के अंदर घुसे आ रहे हैं। वो कुछ कहना चाहते थे कि तभी एक गार्ड अपनी तेज आवाज में उनसे पूछता है कि दादाजी का रूम कहाँ है। वह सब गार्ड को दादाजी के रूम की तरफ इशारा कर देते हैं। गार्ड तेजी से रूम की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ ही पलों में वह लोग दादाजी को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर सभी नौकर आश्चर्य में थे। आखिर में दादाजी को क्या हो गया। तभी वहां किया आती है और वो गुस्से में सभी सर्वेंट की तरफ देखकर अपनी तेज आवाज में पूछता है, दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हुई और क्या तुम लोग उनका ध्यान नहीं रख रहे थे। तुम्हारे मालिक और मालकिन क्या कर रहे थे। उसकी आवाज में इस समय इतना ज्यादा गुस्सा था कि सामने खड़े सभी सर्वेंट डर के मारे एक कांपने लगते हैं। किया एक सरसराती नजर सभी पर डालती है और फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैंने कुछ कहा, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तभी उनमें से एक सर्वेंट डरते हुए कहता है कि वह दरअसल दादाजी की तबीयत कुछ दिन पहले खराब हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने को कहा था और बताया था कि उन्हें ठीक करने में बहुत खर्च आने वाला है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह ठीक हो पाएंगे भी कि नहीं। इस वजह से मैडम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया और कहा कि उनकी दवाई घर से ही करेंगे और हम सब नौकरों को भी उनके पास जाने के लिए मना कर दिया। इस वजह से दादाजी को अपना काम खुद से करना पड़ता था और हमने सुबह से ही दादाजी को नहीं देखा था और हमें वहां जाने का परमिशन भी नहीं था। इस वजह से हम उन्हें देखने भी नहीं गए। इतना कहकर वह सर्वेंट डर के मारे चुप हो जाता है। लेकिन किया को इस वक्त सिया कपूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई दादाजी के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की। उन्हीं की पूरी प्रॉपर्टी लेकर बैठी है और उनकी दवाई तक नहीं करवा रही है। इससे ज्यादा घटिया औरत तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। किया गुस्से में रहती है कि उन लोगों ने मेरे दादाजी को मरने के लिए ऐसे छोड़ दिया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं।
इस वक्त किया की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि यह लोग उन्हीं का खाकर कैसे उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं, और सिया कपूर वह तो इन्हें पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश ही कर रही है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि अगर इस समय वह लोग इसके सामने होते तो वह शायद अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाती और सिया कपूर की जान ही ले लेती। वहीं सारे सर्वेंट किया का ऐसा रूप देखकर डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की का इतना भयानक रूप भी होगा। अच्छा था कि वह लोग किसी भी तरह किया के साथ कोई बदतमीजी नहीं किया था, वरना आज तो उनकी मौत पक्की थी। किया वहां से गुस्से में चली जाती है और तुरंत हॉस्पिटल फोन करके सब कुछ तैयार करने को कह देती है। वह दादा की नब्ज चेक करते समय ही समझ गई थी कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। वह बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि अगर आज वह समय पर ना पहुंचती तो शायद वह अपने दादाजी को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या किया अपने दादाजी की जान बचा पाएगी? और जब विकास कपूर और सिया कपूर घर आएंगे तो उन्हें दादाजी के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिस्पांस होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 130, सीनियर डॉक्टर की बेइज्जती। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया कपूर मेंशन पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके दादाजी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। वह तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। अब आगे किया के पहुंचने से पहले ही एक टीम हॉस्पिटल के बाहर दादाजी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि किया ने पहले ही अपने रणविजय दादाजी को दादाजी की कंडीशन के बारे में बता दिया था। रणवीर दादा उसके दूसरे नंबर के दादा थे जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, और साथ ही उनकी पोती जिसका नाम रूहानी था, जो कि हमेशा मेडिकल डॉक्टर केयर की असिस्टेंट के रूप में जानी जाती थी। उन्हें दुनिया भर के डॉक्टर जानते थे। बस यहाँ पर जो कुछ था वह था कि किया की असली पहचान कोई नहीं जानता था। इस वजह से उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी यानी रणवीर दादाजी की पोती रूहानी को पूरी सिचुएशन समझा दी, और रूहानी ने तुरंत ही यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो कि रणवीर दादाजी के ही पार्टनरशिप पर था उन्हें ऑर्डर दे दिया था, और वह भी तुरंत इंडिया के लिए निकल गई थी, क्योंकि अच्छे से जानती थी कि किया के लिए दादाजी क्या मायने रखते हैं। और इस समय दादाजी की जैसी कंडीशन है, किया खुद को संभाल नहीं पा रही होगी। उसे किया की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो किया को बचपन से ही जानती थी। किया के जिंदगी में जो कुछ भी थे उसके दादाजी ही थे, और आज दादाजी की इतनी खराब कंडीशन सुनकर रूहानी को भी बहुत दुख होता है। वहीं जैसे ही किया अस्पताल के सामने पहुंचती है, तुरंत सारे डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं, और किया की गाड़ी रुकते ही तुरंत दादाजी को स्ट्रक्चर पर लेटा कर तेजी के साथ ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर बढ़ जाते हैं, क्योंकि किया ने पहले से ही सब कुछ तैयार करने को कह दिया था। किया इस समय बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसे अपने दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो तुरंत ही डॉक्टर के साथ ऑपरेशन की तैयारी करने लगती है। उसने अपना सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलते वक्त भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था, जिस वजह से उन लोगों ने किया का चेहरा तो नहीं देखा था, पर रूहानी और रणविजय दादाजी के पर्सनल फोन करने पर उन्हें पता चल गया था कि सामने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, और उन्हें सख्त आधार दिया गया था कि वह जो भी करना चाहे उसे करने दिया जाए, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और सारी सुविधाएं तुरंत ही उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस वजह से वो किसी भी तरह से किया को परेशान नहीं करना चाहते थे।
पर यहाँ जितने भी लोग खड़े थे वह सब बहुत ही बड़े सीनियर डॉक्टर थे, वह सब देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी छोटी बच्ची को सर्जरी करते हुए नहीं देखा था। वह सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में रणवीर सिंह जी को क्या हो गया है, जो उन्होंने उन सब के रहते हुए इतनी छोटी बच्ची को ये सब करने की छूट दे रखी है। पर वह सब लाचार थे, वो कुछ भी करके इस समय किया को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि रणवीर सिंह दादाजी का सख्त आदेश था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक पल भी अपने करियर से हाथ धोने में देर नहीं लगेगी। वही दादाजी की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगी थी, वह सांस नहीं ले पा रहे थे। किया को पहले से ही पता था दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, पर जब वो यहाँ आई थी तो उसने दादाजी की एक और बीमारी नोटिस की थी। उन्हें किसी तरह का पॉइजन दिया गया था, जो धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर को नष्ट कर रहा था। वह पॉइजन का असर बहुत ही धीरे हो रहा था, जिस वजह से कोई भी डॉक्टर और किसी भी चेकअप में उसे पहचान नहीं जा सका, और दादाजी की तबीयत धीरे धीरे कर इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब उन्हें बचाना भी मुश्किल लग रहा था। पर किया ने बहुत से ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया था जहां इंसान पूरी तरह से अपनी सांस छोड़ चुका था, फिर भी उसने उन्हें जिंदा कर दिया था। इसलिए तो उसे एक मिरेकल डॉक्टर कहा जाता था। सब किसी को कर के बारे में पता था कि वह एक बहुत बड़े मेडिकल डॉक्टर है, पर कोई नहीं जानता था कि वह है कौन, महिला है या पुरुष, उनकी उम्र कितनी है और वह किस देश में रहते हैं। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता था तो वह भी रूहानी के जरिए। इसके आगे किसी को कुछ भी नहीं पता था। वह सब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़े थे। उनके सामने दादाजी को लेटाया गया था। उनके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा था, फिर भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही कब तक दादाजी के पूरे शरीर को आसपास लगे सभी कंप्यूटर से अटैच कर दिया गया था। दादाजी की पल्स रेट साफ साफ स्क्रीन पर देखी जा सकती थी, जो कि बहुत धीमी हो चुकी थी। दादाजी की कंडीशन देखकर वहां खड़े सीनियर डॉक्टर आपस में ही इशारे से एक दूसरे से कह रहे थे कि इन्हें बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी वहां खड़ा एक घमंडी डॉक्टर, जिसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, वह किया को काफी देर से देख रहा था और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके रहते हुए एक छोटी सी बच्ची, शायद जिनके पास अभी ग्रेजुएशन की डिग्री भी ना हो, वह उसे सर्जरी को करने वाली है, जिसकी शायद वह लोग भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए कहा कि छोटी लड़की, क्या तुम्हें पता है इस बुजुर्ग आदमी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इन्हें बचना नामुमकिन है, और अब जितने पल उनके पास है उनके घर वालों को उनके साथ बिताने दो, वरना तुम्हारी इस हरकत से वह सर्जरी करते वक्त ही अपनी सांस रोक देंगे। यह उनके घर वालों के साथ बहुत ही गलत होगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस सर्जरी को इसी वक्त रोक दो। लेकिन किया को तो उसकी कोई बात नहीं सुनाई दी, सिवाय इसके कि उन्हें बचाना नामुमकिन है। इस वक्त किया की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके दादाजी को ऐसा कहने की। इस वक्त किया की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता था। एक पल के लिए वो डॉक्टर भी किया की आंखों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। इतनी छोटी सी लड़की की आंखें इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। वह महसूस कर सकता था कि सामने खड़ी लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में है, फिर भी वो उसे बहुत बड़ा है। ये सोचकर उसने फिर से अपनी बात कही, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस बुजुर्ग व्यक्ति को बचा पाओगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ और हम लोग कोशिश करके देख लेंगे। अगर बचा पाएंगे तो ठीक है, वरना इनका मरना तो निश्चित है। इतना कहना था कि किया के हाथों में पड़ा हुआ सर्जिकल नाइफ नीचे गिर जाता है।
किया कहाँ इस समय गुस्से से कम रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी इस डॉक्टर का गला दबा दे, और शायद किया अगर उसे डॉक्टर के गले को पड़ती तो पक्का जब तक वह मर ना जाता वह छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन किया को इस समय अपने दादाजी की परवाह थी, उसे सिर्फ अपने दादाजी को बचाना था। वह इस आदमी को बाद में देख लेगी, इस वजह से वह उसे तेज लहजे में रहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको वरना गेट आउट। उसकी इतनी स्ट्रोक आवाज सुनकर उसे डॉक्टर को किया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो दुनिया का जाना माना डॉक्टर था और एक छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत कि वो उसे गेट आउट कहे। शायद उसकी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी बेइज्जती किसी ने ना की हो। वही बाकी सब डॉक्टर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। हालांकि उन्हें भी किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहते थे, इस वजह से शांत थे क्योंकि उन्होंने रणबीर दादाजी का इंस्ट्रक्शन साफ साफ सुना था कि अगर किसी तरह की परेशानी उसे लड़की को हुई तो उनके साथ क्या होगा वह सोच नहीं सकते हैं। ये याद करते ही उनके मुंह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो मन में भले ही चाहे जो सोच पर वह जुबान पर नहीं ला सकते थे। वही किया उन सब की आंखों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख सकती थी। किया को अच्छे से समझ आ गया था कि जब तक ये लोग अंदर रहेंगे वह उसे उसका काम ठीक से नहीं करने देंगे, और इस वक्त उसके दादाजी के लिए इसका एक एक सेकंड भी बहुत कीमती था। इस वजह से किया उनके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने तुरंत बोसीटन में उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, आप सब अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाए। उसकी यह बात सुनकर उन सब के चेहरे बिगड़ जाते हैं। वही किया वहाँ खड़े कुछ जूनियर डॉक्टर जो कि बहुत ही अच्छे थे, पर हमेशा इन सीनियर की वजह से पीछे ही रह जाते थे, उन्हें वहां रुकने के लिए कहा। वह सब किया का ऑर्डर सुनकर हाँ में कर हिलाते हैं, लेकिन वहां खड़े वह सभी डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आखिर में इस 2 टके की लड़की का इतनी हिम्मत कि वो उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती करे। वो उन्हें इस तरह कैसे बाहर जाने को कह सकती है। वह दुनिया के इतने बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें बुलाने के लिए लोगों को महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनकी फीस करोड़ों में आती है और ये लड़की उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने को कह रही थी। उन सबको किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसमें से जैसे ही एक में अपना मुंह खोलना चाहा, किया ने उसे तुरंत डांटे हुए कहा, मेरा एक एक सेकंड भी कीमती है, इसलिए मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, तुरंत के तुरंत रूम से बाहर जाओ वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा अपने गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के इस अस्पताल से बाहर भेजने में। उसकी इतनी धमकी भरी आवाज सुनकर वह सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इतनी छोटी सी लड़की के अंदर इतना घमंड देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, और क्यों ना दुनिया का कितना बड़ा भी अमीर आ जाए उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थे। लाइफ बचाना उनका काम था, इसलिए पैसों के साथ साथ उनके पास बहुत ही मान सम्मान था। पर आज एक ही पल में इस छोटी सी लड़की ने उनकी इज्जत धो डाली थी। वो सब किया की तरफ गुस्से से देखते हैं और अपना पैर पटकते हुए बाहर चले जाते हैं। वो इस लड़की को अच्छा सबक सिखाएंगे। जाते वक्त सबके मन में यही ख्याल था। वह तुरंत ऑपरेटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सब किया की सारी हरकतों को वीडियो में देखना चाहते थे, और जब वो बुजुर्ग इंसान मर जाएगा तो उसकी वीडियो वह पब्लिक में पब्लिक कर देंगे, जिस वजह से किया की जिंदगी नरक बन जाएगी। इस समय सबके मन में किया के प्रति भर भर के घृणा थी। वहीं दूसरी तरफ वह जूनियर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि इस छोटी लड़की ने उन्हें अपने साथ रखने को चुना, क्योंकि वह अब तक इतना तो जान चुके थे कि यह कोई आम लड़की नहीं है। जिस तरह से उसने पूरे ऑपरेशन की तैयारी की, कुछ ही सेकंड लगे होंगे, इतना तो कोई भी देखकर समझ जाता कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन वह सारे डॉक्टर अपनी घमंड में कुछ भी
ना देख पाए दोस्तों, बुरा तो उनके साथ अब आगे होगा जब उन्हें हकीकत पता चलेगी कि उन्होंने दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर केआर के साथ अपना एक गोल्डन चांस को दिया। जहां वह उसे एक बार देखने के लिए मारे जा रहे थे, वहीं उन्होंने उसके साथ सर्जरी का एक कीमती एक्सपीरियंस छोड़ दिया है। जब उन्हें हकीकत पता चलेगी तो शायद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए, जिन्हें आज तक सिर्फ देखने के लिए ये सब डॉक्टर करोड़ों खर्च कर सकते थे, आज वही वह उसे जलील कर रहे थे। हकीकत सामने आने पर उनके साथ क्या होने वाला है, क्या कभी किया उन्हें अपने साथ किसी भी एक्सपीरियंस में रखेगी, या फिर उन्हें उनकी हरकत पर हमेशा के लिए बैंड कर देना चाहिए, जो कि इतने सीरियस कंडीशन पर एक्शन लेने की बजाय बहस करने में ध्यान दे रहे थे। ये किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी। और किया इन्हें माफ करे या ना करे, दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? अगर एक डॉक्टर ऐसा करेगा तो बेचारे मरीज का क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को स्टोरी में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।